वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और उसी के जो है वो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे और वी विल टॉक अबाउट वी विल डू सम एग्जांपल्स आल्सो। अनाउंसमेंट्स में देयर इज़ नथिंग न्यू, जो चीज़ें आपके पास कल थी वही यहाँ पर मौजूद हैं, सो आई विल जस्ट स्किप इट। ओके, सो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम बाय डेफिनेशन अगर हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें, ठीक है, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, जिसमें वी नो कि आपके पास जो भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है आप उसको फोरियर डोमेन में लेके जाते हैं एंड देन यू गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट सिग्नल। इस केस में जो है दिस इज डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और उसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपली क्या है कि अगर आपके पास एक सिग्नल एक्स ऑफ एन है जिसमें सैम्पल्स जो है वो n-1 सैम्पल्स मौजूद है, ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द टाइमिंग वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ फाइनाइट ड्यूरेशन, ठीक है, वी विल सी कि अगर इनफाइनाइट ड्यूरेशन हो तो क्या होता है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास जो एक्स ऑफ एन है इसके सैम्पल्स आर n-1, तो इन दैट केस सॉरी, एन पॉइंट डी एफ टी जब हम डिफाइन करते हैं, एंड पॉइंट डी एफ टी का मतलब है कि जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं इन द सिग्नल उतने ही आप जो है वो डी एफ टी उतनी ही लेंथ का डिफाइन कर रहे हैं। वी विल सी कि लेंथ चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ा होता है, बट बाय डेफिनेशन इट इज़ सिंपली इक्वल टू दिस समेशन, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्चुअली टेकिंग एवरी सैम्पल x of n from 0 to n-1 तक and we are multiplying it with some exponential जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। So we will see कि why are we doing that in the next slide, but for the time being we just need to remember कि हम सिग्नल के हर सैम्पल को उठाते हैं और उसको एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सपोनेंशियल में वी हैव सीन कि दिस इज एक्चुअली 2πk/n इंटू, इसमें भी जो है एक्सपोनेंशियल में भी वी कैन सी के जो भी नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं दे आर इन्वॉल्व हियर ऑल्सो, कि आप डिवाइडेड बाय n कर रहे हैं जो भी नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं और जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें k और n है विच आर टू वेरिएबल विच वी विल टॉक अबाउट लेटर। और अच्छा, अब हमने हर ट्रांसफॉर्म में ये भी देखा है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्म तो उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म भी हम बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डी टी एफ टी अगर हम करते हैं तो हम इन्वर्स डी टी एफ टी से जो है दोबारा टाइम सिग्नल पे वापस आ सकते हैं। सो सिमिलरली बेस्ड अपॉन द सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास डी एफ टी है तो इसका मतलब है कि इन्वर्स डी एफ टी भी होना चाहिए, और इन्वर्स डी एफ टी का जो फॉर्मूला है वो सिंपली ये है इन विच वी आर अस्यूमिंग कि अगर हम एक्स ऑफ एन से एक्स ऑफ कैपिटल एक्स एन ऑफ के हमें मिला था तो डेफिनेटली अब एक्स ऑफ एन के जो है वहाँ से हमें एक्स ऑफ एन मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, दीज आर जस्ट formulas and definition. Now the question is why do we want to do DFT? बेसिकली ये वाली जो चीज़ है वी हैव सीन दिस थिंग कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की जब हम बात करते हैं वी हैव दिस फार्मूला, और हमने बहुत ज़्यादा जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म को इस कोर्स में भी देखा है, आप इससे पहले भी देखते रहे होंगे। व्हाट इज़ एक्चुअली important in Fourier transform is कि no matter what kind of input signal you have, मतलब let's suppose कि ये हम उसी सिग्नल की बात करते हैं कि n-1 सैम्पल्स थे, जब हम Fourier ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो we will be getting something which is continuous domain में हमारे पास आ जाता है। दिस इज एक्स ऑफ एन, आई एम अस्यूमिंग कि ये इसका फोरियर है, मुझे तो पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन एनीवे सो हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस डोमेन में आ जाता है। लेट्स सपोज कि देर आर सर्टन एप्लीकेशंस के जिसमें हम इसके ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। इस केस में यू कैन सी कि देर आर नंबर ऑफ थिंग्स। एक तो ये कि इस फॉर्मूले से हमें नज़र आ रहा है कि पहली बात तो ये कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जब आप कंप्यूट करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैम्पल्स आइडियली होंगे तो आपके पास जो है वो सही फोरियर ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ओमेगा इज़ कंटिन्यूस, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको किसी सिग्नल प्रोसेसर के अंदर डाल के ऑपरेट करवाना चाहूँ तो इट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज जाहिर है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे पास कंटिन्यूस डोमेन में कोई भी चीज़ अगर होती है तो इसका मतलब ये है कि there are infinite number of samples available, ठीक है। so the logical thing is कि instead of if I want to work in Fourier domain due to some reason, actually इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट किसी लेक्चर में एक दिखाया था कि जब हम एफएमआरआई ले रहे होते हैं तो बेसिकली हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा होता है। सो इन अ वे वी एक्चुअली आर वर्किंग ऑन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द एक्चुअल सिग्नल, और फिर वहाँ से इन्वर्स लेके जो है वो हम दोबारा से इमेज जो होता है ब्रेन का वो
बना रहे होते हैं। सो द थिंग इज कि फोरियर डोमेन में हमें बहुत सी जगहों पे कम्युनिकेशन में आपने करना पड़ता है, इसी तरह से जिस तरह भी मैंने बात की है कि आप स्कैनिंग वगैरह करते हैं उसमें करना पड़ता है, एंड देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन। सो दिस इज नॉट समथिंग कि जो हम वैसे ही जो बात कर रहे हैं, दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल। सो द लॉजिकल सोल्यूशन इज कि एक तो ये कि मेरे पास जो लिमिट्स हैं उनको मैं ट्रंकेट कर दूं, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं फोरियर जो ट्रांसफॉर्म है इसके सैम्पल्स ले लूं। तो अगर हम इसके सैंपल्स ले लेते हैं तो डेफिनेटली वी नो कि सैम्पलिंग के बाद जो है आपके पास जो प्रोसेस होता है वो आसान हो जाता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डेटा रिड्यूसेस टू फ्रॉम इनफाइनाइट टू फाइनाइट नंबर ऑफ ड्यूरेशन. So that is where DFT come into action. So DFT basically is samples of DTFT. ठीक है, तो जो रिलेशनशिप हम कह रहे थे कि वाई डू एक्चुअली वी टेक DFT, तो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज, अगर आप एक्स ऑफ एन के का जो फॉर्मूला था मेरे पास, जो हमने पीछे वाले साइड में देखा था, दिस वाज n फ्रॉम 0 टू n-1 x of n e माइनस नहीं था, और माइनस ही था आई थिंक, ओके, माइनस j 2 pi k n over n, ठीक है, where k is changing from 0 to n-1. Okay, now x of omega का क्या फॉर्मूला है? x of omega is n from minus infinity to infinity x of n e minus j omega n. So if I take x of omega के samples, which means कि if I am taking x of omega at omega equal to 2 pi k by n पे, where n मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है, अब आप देखें जो भी मेरे पास स्पेक्ट्रम आ रहा है वो इस तरह का स्पेक्ट्रम है, ठीक है, x of omega का। तो और एन वी नो कि हमारे पास जो है वो माइनस पाई से पाई तक हम ले सकते हैं, या 0 से लेकर 2 पाई तक हम ले सकते हैं, जो भी, बिकॉज आप उसके बाद तो रिपीटेशन हो रही होती है। तो एन इज एक्चुअली द नंबर ऑफ सैंपल्स इन वन टाइम पीरियड, मीनिंग कि आपके पास ये जो 0 से 2 पाई का है डिस्टेंस, जो भी हमारे पास वो है स्केलिंग मौजूद है, जहाँ पे 1 या माइनस पाई से पाई ले लें, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये कि आपके बुक में क्योंकि 0 से 2 पाई तक को किया हुआ है, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट 0 to 2 पाई ओनली. So this is actually the number of samples, n samples में हम इसको divide कर रहे हैं, which is actually starting from 0 to n-1. तो अगर मैं इसको m sample ले लेती हूँ तो what will it become? It will become k n from minus infinity to infinity x of n e minus j 2 pi k by n into n, ठीक है, and then you can see कि both of these are same एक्चुअली, लेकिन जो सबसे अभी भी डिफरेंस है वो क्या है कि हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आ रही है। बट द गुड थिंग इज कि वी नो कि मेरे पास जो ये सैंपल्स, अगर मैंने 2 पाई 0 से 2 पाई तक लिए हुए एन सैंपल्स, तो 2 पाई से 4 पाई तक भी यही रिपीट हो रहे होंगे, इस साइड पे माइनस 2 पाई से लेकर 0 तक भी यही रिपीट हो रहे होंगे। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग कि इसके इफेक्टिवली मेरे पास जो है वो इसको सैंपल करने से ये चीज़ तो आ रही है कि जो कि इनफाइनाइट सैंपल्स आ रहे हैं, बट इफ़ वी टेक ओनली सैंपल्स फॉर वन टाइम पीरियड देन इट शुड बी इनफ, बिकॉज बाकी जो है आई नो कि आई जस्ट नीड टू रिपीट दैट थिंग। सो इसका मतलब है कि इफेक्टिवली मेरे पास जो है वो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म से DTFC से जस्ट बाय डूइंग द सैम्पलिंग एंड टेकिंग वन टाइम पीरियड आई कैन एक्सट्रैक्ट DFT। और उसके बाद जब आपके पास एक दफ़ा DFT आ गया, मीनिंग सैम्पल्स ऑफ DTFT, तो फिर उसके बाद जो है वी विल डू द प्रोसेसिंग ऑन दोस नंबर ऑफ सैम्पल्स एंड सी के हाउ इट वुड रिलेट टू DTFT, एंड देन इन्वर्स जब हम करते हैं तो वो आपके पास एक्स ऑफ एन से कैसे रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। एक जो चीज़ हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये, इफ़ यू रिमेंबर हमने जब बात की थी सैम्पलिंग की, हम जब टाइम डोमेन में सैम्पलिंग कर रहे थे, इफ़ वी हैड अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, उसको हम जब डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो सैम्पलिंग इन टाइम डोमेन रिजल्टेड इन कॉपीज ऑफ दिस स्पेक्ट्रम इन द फोरियर डोमेन, ठीक है। सो द थिंग इज कि normally what actually happens is कि whenever you are going from one domain to another domain, और आप एक डोमेन में सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, तो
मोस्टली जो है जो दूसरा डोमेन होता है उसमें पीरियोडिक रिपीटेशन होती है, ठीक है। सो वी विल सी कि इस केस में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंड अगर हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। सो बेसिकली जब हम अभी ये DFT को करेंगे, सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जिसको ऊपर हम पहले फोकस करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ DFT और बाकी जो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो ये कि अब हमने ये कह दिया है कि जी एक्स ऑफ ओमेगा जो है इसको अगर मैंने सैम्पल किया है एट ओमेगा इक्वल टू 2 by k/n के ऊपर, तो आई एम गेटिंग xn ऑफ k विच इज DFT of x of n. Oops. Now the question is कि अब मेरे पास अगर x of n of k आ गया है, तो अब ये देखें, या तो मैंने सैम्पलिंग से लिया है, या ये कि आई नो कि सैम्पलिंग के बाद 1 टाइम पीरियड लेती हूँ तो इट इज गिविंग मी द सेम थिंग एज द सैम्पल्स ऑफ x ऑफ ओमेगा, सो आई कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम द फॉर्मूला ऑल्सो। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब मैं अगर इसका इनवर्स DFT लेती हूँ तो वुड आई बी गेटिंग x ऑफ n हेयर और नॉट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि एट द एंड ऑफ द डे आपने प्रोसेसिंग अगर कर भी ली है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो आप वापस आके हमेशा टाइम डोमेन का सिग्नल चाहते हैं वापस, ठीक है, बेशक वो प्रोसेस सिग्नल है या बेशक ओरिजिनल सिग्नल है, बट द पॉइंट इज के यू आर ऑलवेज कंसर्न विद दिस थिंग, बिकॉज हम जो सारा काम कर रहे होते हैं वो टाइम में कर रहे होते हैं। सो फ्रीक्वेंसी में हमने प्रोसेसिंग की एंड देन वी आर कमिंग बैक टू टाइम डोमेन। सो वट वी वुड लाइक टू नो इज कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी में जो है एक्स ऑफ ओमेगा के बजाय उसके सैंपल्स के साथ काम किया है, तो वुड इट बी गिविंग अस एक्स ऑफ एन इन द टाइम डोमेन ऑल्सो। देन अब हमने एक और बात ये की कि जी n नंबर ऑफ सैंपल्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। मेरे पास अगर ये था तो व्हाट आई सेड वाज कि मैंने 0 से लेकर 2 पाई तक जो भी मेरे पास है इसको मैंने n सैंपल्स में डिवाइड कर दिया। अब अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन जो अगर हमने सैम्पलिंग में जब हमने नाइकर्ट्स क्राइटेरिया की बात की थी, जब व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस टू डिस्क्रीट टाइम, कि हाउ मेनी सैंपल्स शुड वी टेक, ठीक है, कि मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा सैंपल्स लूँ, बहुत कम सैंपल्स लूँ, अगर ज़्यादा लूँ तो क्या हो जाएगा, कम लूँ तो क्या हो जाएगा। सो वी विल टॉक, दिस इज समथिंग, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो n मैंने डिसाइड करना है, हाउ डू आई डिसाइड कि n जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन दैट वी वुड बी लुकिंग एट, कैन वी इम्प्लीमेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम यूजिंग DFT, विच व्हाट डज इट मीन। हमने देखा है कि जब हमारे पास कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता है, अगर आपके पास अगेन देखिए हमारा जो मेन एम मोस्ट ऑफ द टाइम होता है दैट इज़ टू वर्क इन टाइम डोमेन, ठीक है, बट वी हैव सीन कि टाइम डोमेन के काम को आसान करने के लिए वी लेट मी राइट इट जी। सो हमारे पास जो है सिंपल, हमने जो सबसे पहले पढ़ा था वो ये कि इसको हम टाइम में अगर रह के करना चाहते हैं तो वी डू कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, लेकिन देन वी सॉ कि नहीं, कॉन्वोल्यूशन से जो बेहतर ज़्यादा तरीका होगा, इट कैन बी कि आप एक्स ऑफ ओमेगा लें, एच ऑफ ओमेगा लें, फ्रीक्वेंसी में चले जाएं, उसको मल्टीप्लाई करें, एंड देन जो भी आपके पास आता है इसका आप इन्वर्स DTFT ले लें, ठीक है, और यहाँ से जो है वो हमें y ऑफ n मिल जाना चाहिए। सो वी वांट टू एक्चुअली रिप्लाई टू द सेम क्वेश्चन कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि y ऑफ ओमेगा की जगह यानी x ऑफ ओमेगा की जगह मेरे पास उसका भी DTFT है, एंड देन h ऑफ ओमेगा की जगह इसका भी मेरे पास DTFT है, विच मीन्स सॉरी DFT है, विच मीन्स कि मैंने इसके सैम्पल्स लिए हुए हैं, एंड देन एट द एंड मेरे पास इसके भी सैम्पल्स आ रहे हैं। तो कैन डूइंग IDFT give me back y of n, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अगेन द सेम रीजन, क्योंकि हम पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम से काम नहीं कर रहे हैं, हम उसके सैंपल से काम कर रहे हैं। सो वी विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। सबसे पहले जो है वो वी विल वर्क ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है वो वापस हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आफ्टर डूइंग द IDFT फ्रॉम DFT। तो इसके लिए देर इज़ एक्चुअली ये एक थोड़ी सी डेरिवेशन है विच इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बट लेट्स डू इट वन बाय वन। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अब मेरे पास लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सिग्नल था x ऑफ n था और उसका मैंने एंड पॉइंट DFT लिया विच इज़ xn ऑफ k, x सब n k, और अब मैं ये कह रही हूँ कि इसका जो IDFT मैं लेती हूँ, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग इट एज x ऑफ n, आई एम डिफाइनिंग इट एज y ऑफ n। वाई y ऑफ n? बिकॉज आई एक्चुअली डोंट नो कि ये मुझे x ऑफ n पूरा दे भी रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। सो x ऑफ n मतलब y ऑफ n कह सकती हूँ, या आई कैन डिफाइन इट एज x tilde n और समथिंग लाइक दिस विच शुड बी, बिकॉज एट द मोमेंट आई एम नॉट श्योर कि x ऑफ n के इक्वल होगा कि नहीं
नहीं होगा. सो एंड एट द एंड वी विल सी कि x ऑफ n के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट फॉर द टाइम बीइंग हम इसको y ऑफ n से रिप्रेजेंट कर दिया हमने. और इसमें जो है वो सिंपली इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि हमने पीछे भी देखा था, 1/m समेशन अगेन 0 से n-1 तक. एक चीज़ हमने ये भी याद रखनी है कि जितना हमने नंबर ऑफ सैम्पल्स हम x ऑफ n की बात कर रहे हैं, यानी DFT और IDFT दोनों केसेस में वी आर वर्किंग विद द सेम नंबर ऑफ सैम्पल्स. तो आपके पास जो n है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास इट कैन नेवर हैपन कि आपने जो है वो DFT में जो है वो n कुछ और रखा हुआ है और IDFT में कुछ और रखा हुआ है. इट नेवर हैपन. सो इसलिए ये वाली जो चीज़ है वो तो हमें पता है कि समेशन विल ऑलवेज बी फ्रॉम 0 to n-1 नो मैटर हम DFT की बात करें या IDFT की बात कर रहे हैं. दूसरी चीज़ ये कि अब जाहिर है कि IDFT है तो इसका मतलब है कि DFT के सैम्पल से मुझे कंप्यूट करना है. और वहाँ पे अगर आपको याद हो जो DFT का फॉर्मूला था उसमें E-j था, यहाँ पर वही चीज़ है बट E+j के साथ है हमारे पास. सो दिस इज़ नॉट समथिंग डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर. अच्छा, इसको जो है लेट्स डू दिस डेरिवेशन जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है. इसमें मैंने क्या किया है, आई हैव रिटन द सेम फॉर्मूला हियर. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि n ऑफ k की जगह इसका फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है, विच एक्चुअली वी एक्चुअली सॉ कि विच इज एक्चुअली द सैम्पलिंग ऑफ x ऑफ ओमेगा. ठीक है, सो दिस इज m फ्रॉम -∞ to ∞ x ऑफ m. और उसके बाद जो है वो सैम्पलिंग का फॉर्मूला लगा दिया. एंड देन आई एम डूइंग जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ समेशंस कि ये वाला जो x ऑफ n ये दोनों टर्म्स मैंने बाहर निकाल दी हैं. एंड देन आई हैव दिस टर्म इनसाइड. नाउ आई नीड टू फिगर आउट कि ये टर्म किस चीज़ के इक्वल होती है. सो लेट मी एक्चुअली राइट. अच्छा, अब आप देखें इस टर्म में बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि मेरे पास जो है वो आई हैव जी आई हैव एक्चुअली k फ्रॉम 0 to n-1 और एक्सपोनेंशियल है विद -j2 pi k टाइम्स सम नंबर. ठीक है, m-n. और ये जो m-n है दैट इज एक्चुअली समथिंग विच इज इंटीजर बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपके पास ये m जो था ये भी इंटीजर है और जो n है ये भी इंटीजर है, जो हमने जो है वो पीछे जो बात की है. सो इट मीन्स कि m-n कैन बी एनी इंटीजर. इट कैन बी 0 अगर दे आर इक्वल, और इट कैन बी नॉन ज़ीरो इफ दे आर नॉट इक्वल. सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि ये समेशन होती किसके इक्वल है. सो लेट मी राइट इट सेपरेटली हियर. ओके जी, सो ये समेशन जो हमने पीछे देखी है दैट वाज, आप में से कोई ना मुझे थोड़ा बताए भी कि व्हाट डू यू थिंक इट वुड बी. लेट मी E माइनस था प्लस था, कहाँ चला गया, माइनस है. ओके, -j2 pi बाय n. ठीक है, और यहाँ पर जो है वो सम m- और लेट मी जस्ट m-n से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेट मी जस्ट राइट इट विथ सम डिफरेंट नोटेशन. इट डजंट मैटर, समेशन वही है क्योंकि मैंने n फ्रॉम 0 to n-1 तक यहाँ पे समेशन लगाई हुई थी, तो इसलिए आई जस्ट चेंज सम वेरिएबल्स के जो नेम मैंने चेंज किया. अच्छा, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस वैल्यू फॉर k इक्वल टू l. जी, आप लोग मुझे बताएंगे k इक्वल टू l पे जो है ये तो आसान होना चाहिए. यहाँ से नज़र हमें किसी हद तक आ रहा है. k इक्वल टू l का क्या मतलब हो जाएगा? व्हाट विल दिस एक्सपोनेंशियल बिकम? e रेज़ टू द पावर जीरो. ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये क्या बन जाएगा? e रेज़ टू पावर 0 का मतलब है कि इट विल बिकम 1. गुड, ठीक है. सो 1 का मतलब है कि आई एम एडिंग 1 n टाइम्स, सो इट विल बिकम n. और बाहर क्योंकि हमने एक जो है वो किया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर जो है या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जिसको हम कहते हैं, हमने n रखा हुआ है. सो इट विल बी इक्वल टू 1 फॉर k इक्वल टू l. ठीक है, ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया. अच्छा, लेट्स सपोज, अच्छा अब व्हाट विल हैपन व्हेन k इज नॉट इक्वल टू l. सो लेट्स सपोज कि k माइनस l को हम किसी m के इक्वल रख देते हैं.
ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास समेशन है, लेट मी राइट इट हियर, summation will come out to be n from 0 to n minus 1 e minus j 2 pi by n times m into n। ठीक है, और अब आप देखें ये जो चीज़ है, दिस इज माई अल्फा। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर मेरे पास 0 to n minus 1 अल्फा रेज टू द पावर n है तो इट बिकम्स 1 माइनस अल्फा n प्लस n माइनस 1 तक अगर था तो ये n बन जाएगा। ठीक है, ओवर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, सो आई वॉन्ट यू टू गिव मी same expression for this exponential, assuming alpha to be e minus j 2 pi by n times m। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए, इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट, कि क्या बन जाएगा ये। चलें साथ साथ करते हैं, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा की जगह मैं क्या लगाऊं, e माइनस जे 2 पाई बाय n टाइम्स m, एंड देन समेशन, ये जो n है दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल N, this, and then in the denominator I have minus j 2 pi by n times m। ठीक है, अब न्यूमरेटर में आप देखें ये n और n कैंसिल हो रहे हैं, नो मैटर व्हाट माय वैल्यू ऑफ m इज, विच मीन्स के k इक्वल, अब यहाँ से जो है वो मैं वो सिचुएशन ले रही हूँ ना व्हेन k इज नॉट इक्वल टू m, सो इसका मतलब है कि ये k इज नॉट इक्वल टू l, सो इसका मतलब है कि m विल नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन आपके पास इट डजेंट मैटर कि वो उससे कितना बड़ा है कितना छोटा है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। अब ये देखिए ना, ये वाला जो फैक्टर है इट इज ऑलवेज e माइनस जे 2 पाई m, और m इज अ इंटीजर, तो ये वाली चीज जो है cos of 2 pi plus minus j sin of 2 pi, it will always be equal to 1, so this numerator will always be equal to 0 no matter what the denominator is। So in other words what we are saying is कि this will come out to be 0 if k is not equal to l। ठीक है, अच्छा, another thing, अगर मेरे पास जो है if I tell you कि जी if one at k equal to l something x of n or something is equal to 1, या जो भी वैल्यू है, let's suppose के the value is 1, the value is 1, तो I can write this whole thing as delta of k minus l। ठीक है, वेयर के मतलब मैं ये अस्यूम कर रही हूँ कि k इज द एक्सेस और l के ऊपर जो है उसकी वैल्यू 1 आ गई है, सो इट मीन्स के और इट इज नॉट नेसेसरी 1, मतलब 100 हो 200 हो, आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय दिस नंबर एंड देन वी नो दैट थिंग कि जब आपके पास अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे आपको वैल्यू डिस्क्रीट में दी हुई है तो वी कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट इट बाय डेल्टा। ओके, सो नाउ कम बैक टू दिस। अब इस केस में देखिए हमारे पास जो है सिमिलरली वही वाला जो है ऑप्शन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि इस केस में वी विल हैव कि फ्रॉम ये वाली जो चीज़ जो हमने अभी की थी इट विल बी इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर जो है ना सिर्फ मैंने m इक्वल टू n के बजाय m इक्वल टू n प्लस एल एन रखा हुआ है। ठीक है, वाई, बिकॉज ये जो मेरे पास समेशन है दिस इज गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सो द पॉइंट इज कि अब जो मेरे पास ये मतलब व्हाट वी आर सेइंग इज कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक कॉपी जो है वो एक जगह पे 1 आ रहा होगा आपके पास, whenever you have m equal to let's suppose के n equal to n है, या m equal to n plus n है, या m equal to n माइनस n है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास हमें पता है ना कि DTFT जो है वो रिपीट हो रहा है हर n के ऊपर, हर 2 पाई के ऊपर, और n का मतलब 2 पाई है, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, लेकिन जो हमने आगे हमने जो पीछे वो किया है डेरिवेशन की थी उसमें हमने सिर्फ एक जो है वो उसको लिया हुआ था, एक पीरियड को लिया हुआ था। अब क्योंकि वी नो कि m इज गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो एक पीरियड के बजाय व्हाट वी आर सेइंग इज कि यू विल हैव दिस थिंग, यानी दिस विल इक्वल टू 1 एट 0 n माइनस n एंड सो फोर्थ, इस तरह से जो है ये चलता चला जाएगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बिकॉज ऑफ दिस particular summation, and then it will be 0 otherwise that we have already established। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा होगा, so इसका मतलब है कि in place of this summation जो मेरे पास ये वाली थी इसकी जगह मैं डेल्टा लिख सकती हूँ। ठीक है, एंड देन अगेन जिस तरह हमने पीछे देखा था कि मेरे पास अगर m इक्वल टू n पर है 1 तो आई कैन राइट इट एज m माइनस n, लेकिन दिस इज एक्चुअली एट m
n प्लस एल एन के ऊपर, तो इसका मतलब है दिस इज डेल्टा ऑफ m माइनस दिस होल थिंग, विच मीन्स के दिस इज जस्ट टेलिंग मी के दीज आर इम्पल्सेस एट एवरी इंटरवल। आपके पास एवरी n के ऊपर जो है ये इम्पल्सेस आ रहे होंगे, 1 के इक्वल आ रहा होगा। एंड अगेन दिस इज अगेन समथिंग विच वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर बेसिक नॉलेज ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग, कि अगर मेरे पास कोई सिग्नल x ऑफ n है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ x ऑफ n माइनस एल से, तो इसका क्या मतलब है कि बेसिकली दिस इज गिविंग मी द वैल्यू ऑफ सिग्नल एट n इक्वल टू एल। ठीक है, कि आपके पास कोई भी मतलब एक्चुअली x ऑफ l को लिखने का तरीका ये हो सकता है कि आपके पास कोई अगर सिग्नल है, मतलब आपके पास जो है, ओके लेट मी एक्चुअली, कि लेट्स सपोज कि ये 2 के ऊपर मेरे पास x ऑफ n की वैल्यू जो है वो 5 है, तो आई कैन राइट इट एज x of 2 equal to 5, and it is the same as saying that अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ x ऑफ रूट डेल्टा ऑफ n माइनस टू, दिस इज गिविंग यू द सेम इन्फॉर्मेशन कि आपके पास जो है वो डेल्टा यानी जो है n इक्वल टू 2 के ऊपर जो है वो डेल्टा की वैल्यू मौजूद है। आई एम अस्यूमिंग कि दिस इज n। सो एनीवे, सो व्हाट डज इट मीन कि अब मेरे पास जो है वो, इसका मतलब है कि ये वाली जो पूरी चीज़ y ऑफ n आ रहा है, दिस कम्स आउट टू बी दिस थिंग। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि ये चीज़ क्या रही है। ठीक है, y ऑफ n मेरे पास क्या आ रहा है, at the end of the day this is coming out to be m from minus infinity to infinity x of m plus ln। ओके, m के बजाय लिमिट में l पे लगा दूंगी बिकॉज ऑफ द रीज़न के ओके वी विल सी कि हम ये यूँ कर रहे हैं। और अब अगर फर्स्ट करें कि मैं इसको प्लॉट करना शुरू करती हूँ, दिस इज एक्चुअली लेट मी जस्ट टेक सेंटर की वैल्यू से जो है ना l 0 पे लेते हैं, तो l 0 का मतलब क्या है, x ऑफ n आ जाएगा, प्लस l अगर मैं 1 लेती हूँ तो x ऑफ n प्लस n आएगा। यहाँ पर अगर l को मैं -1 लेती हूँ तो x ऑफ n ले लें या m ले लें, इट डजेंट मैटर। मैंने यहाँ पे लेट मी जस्ट राइट इट n ऑल्सो। ठीक है, n माइनस n आ जाएगा, एंड सो फोर्थ। अगली कॉपी कहाँ बन रही होगी, n प्लस 2n के ऊपर, एंड देन इसकी पिछली कॉपी कहाँ बन रही होगी, -2n के ऊपर, और ये दोनों साइड्स पे जो है माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी तक कॉपी चल रह जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अब हमारे पास x ऑफ n तो सिर्फ ये था ना, लेकिन व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब हम IDFT कर रहे हैं तो हमें सिर्फ x ऑफ n नहीं मिल रहा, बल्कि उसकी कॉपीज भी मिल रही हैं एट एवरी n के ऊपर। ठीक है, विच मीन्स कि आई कैन से कि दिस इज द पीरियोडिक वर्जन ऑफ n। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग जो कि हमने लास्ट स्लाइड पे एक थोड़ी सी स्टेटमेंट देखी भी थी कि अगर सैम्पलिंग हम कर रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट कि आपके पास जो है कुछ पीरियोडिसिटी जो है वो आ गई होगी इन द केस ऑफ द अदर डोमेन। यानी अगर आप DFT में सैम्पलिंग कर रहे हैं, सॉरी DTFT में सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो जब आप इन्वर्स में जा रहे हैं तो वहाँ पर जाके रिपीटेशन आना चाहिए। और यहाँ से ये चीज़ हमें प्रूव हो गई है कि हमें कॉपीज मिल रही हैं द सेम सिग्नल की। बेसिकली y ऑफ n जो है इट इज़ नॉट x ऑफ n बट कॉपीज ऑफ x एंड n एट एवरी n। नाउ तो क्वेश्चन इज कि अगर मैं इसमें से x ऑफ n एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, अब थिंक अबाउट द सेम थिंग। जब हमने सैम्पलिंग की थी हमें कॉपी मिल रही थी, हम क्या कह रहे थे कि अगर सेंटर वाला हम उठा लें खाली स्पेक्ट्रम, तो दैट इज एक्चुअली द सेम थिंग जो कि एक्चुअल का स्पेक्ट्रम होना चाहिए था। यहाँ से भी मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं ये सेंटर वाली कॉपी समहाउ उठा लेती हूँ पूरी की पूरी, तो इसका क्या मतलब है कि आई वुड बी गेटिंग, यानी अगर सो व्हाट आई कैन से इज कि दिस p ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n फॉर n बिटवीन 0 एंड n माइनस 1। सिर्फ मैं अगर ये सेंटर वाली कॉपी ले लेती हूँ तो इट शुड बी इक्वल टू x of n। अच्छा, anyone can guess what can be the issue in this case? अगर आप again sampling के केस की ही बात करें कि do you think you will always be able to extract this x of n without any issue सेंटर कॉपी से, या कोई और इश्यू हो भी सकता है? हमारे पास जब हमने बात की थी सैम्पलिंग की, जब हमने सैम्पलिंग वाली बात की थी, कंटिन्यूस हम डिस्क्रीट में जाते थे, तो वी यूज टू हैव एन इशू कि आपके पास क्या हो रहा होता था कि देयर वर सम केसेस के जब हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम था वो ओवरलैप कर जाता था।
ठीक है। आइडियली क्या था, हम ये कह रहे हैं कि जी यहाँ से हमारे पास मिल जाना चाहिए, लेकिन सम टाइम्स वी सॉ कि ये ओवरलैप कर जाता था, जिसको हमने एलियसिंग का वर्ड कहा था। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि अगर मैं ये ले भी रही हूँ तो मेरे पास ये सेंटर स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा, बल्कि ये दूसरे स्पेक्ट्रम्स की भी जो है वो उसके अंदर इंटरफेरेंस आ रही है, विच इज गिविंग मी द रॉन्ग आंसर। सो दिस इज एक्चुअली द सेम हेयर ऑल्सो, कि somehow अगर मैं मतलब देखे ना, ये व्हाट इज दिस दिस एक्सप्रेशन टेलिंग मी, दिस इज टेलिंग मी कि मैंने क्या करना है, एक्स ऑफ एन की एक कॉपी बनानी है एट एन, एक कॉपी यहाँ सेंटर में बनानी है, दूसरी कॉपी जो है वो एन के ऊपर बनानी है। ठीक है, तीसरी कॉपी यहाँ पर माइनस एन के ऊपर बनानी है, एंड सो फोर्थ, इनफाइनाइट कॉपीज होंगी और उन सबको ऐड कर लेना है। तो अगर मेरे पास ये n इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर, और मैं ये कह रही हूँ कि जब ऐड, मतलब ये ऐड करना नहीं है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एक्चुअली। सो कि इन तीनों के जो एडिशन है, इन तीनों का नहीं बल्कि इनफाइनाइट नंबर्स जो है कॉपीज का एडिशन मुझे मिल रहा है। तो एंड आई एम सेइंग कि अगर मैं इसको कर लेती हूँ extract, तो I should be able to get x of n, लेकिन if this copy and this copy are overlapping on these center copy, तो इसका मतलब है कि मुझे x of n सही नहीं मिल रहा होगा, despite of the fact कि मैं I expect, so we would like to see कि उससे avoid करने के लिए what should we do about the length of the लेंथ ऑफ डीएफटी। तो एक पहला क्वेश्चन तो कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन तो हमने आंसर कर दिया कि वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल सिग्नल, बट इन अ सर्टन सिनेरियो कि हमारे पास एक्चुअल में आईडीएफटी जो है उससे ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिल रहा होता, उसकी कॉपीज मिल रही होती हैं, एंड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द ओरिजिनल सिग्नल वी शुड हैव द सेंटर कॉपी बिल्कुल इंटेक्ट जो है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस हमें उसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सैंपल शुड वी बी टेकिंग। इसके लिए यानी अब देखें, लेट्स सपोज कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि x ऑफ n जो है इसकी लेंथ इज l, ये इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स l हैं, और जो मेरे पास DFT है उसकी लेंथ मैं n कह रही हूँ। सो व्हाट वी नीड टू, हम ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शुड n बी इक्वल टू l, लेस देन l और ग्रेटर देन l, कि आप DFT जो ले रहे हैं उसमें कितने सैंपल्स होने चाहिए। इसके लिए लेट अस डू एन एग्जांपल, और ये एग्जांपल जो है इसको हम बेसिकली वी विल नॉट डू एनी मैथमेटिक्स हेयर, हम सिर्फ जो है ना अभी जो हमें रिजल्ट मिला हुआ है ना उसकी बेस पे करेंगे। सो व्हाट वी आर सेइंग इज के एक्स ऑफ एन मेरे पास जो है वो क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो पे ज़ीरो, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, 4 एंड 5, यहाँ 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ठीक है, अच्छा अब पहला वाला पार्ट जो है वो क्या है कि इफ एक्स ऑफ ओमेगा इज सैंपल एट 8 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अब एक्स ऑफ एन जो है वो उसके कितने सैंपल है, एल जो है वो 6 है। ठीक है, और एन हम ले रहे हैं 8, क्योंकि 8 पॉइंट डीएफटी की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ वी वुड लाइक टू सी के आपके पास जो है वो उसमें से वाई ऑफ एन क्या है, और प्लस ये कि वहाँ से आप एक्स ऑफ एन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब वाई ऑफ एन कैसे आ रहा होगा मेरे पास, आई वोंट गो इनटू पहले कि डी एफ टी करूँ फिर आई डी एफ टी करूँ, वो हम अगले एग्जाम्पल पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपली मैं क्या कह सकती हूँ कि आई हैव यहाँ जो भी एन, अब ये 6 और 7, तो ये जो 7 है इसके ऊपर कॉपी रिपीट हो रही होगी। लेट मी एक्चुअली मेक इट, ऊपर ही बनाती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वी हैव, ओके, सो 7 के ऊपर कॉपी रिपीट हो रही है, तो ये 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है अब 7 के ऊपर आपके पास तो ये क्या बन जाएगा, 7 से स्टार्ट हो रहा था, सो इट विल बी 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो फोर्थ। सिमिलरली इस साइड पे आई विल बी जस्ट मेकिंग 2 कॉपीज, एक नेगेटिव साइड के ऊपर और एक पॉजिटिव साइड के ऊपर। अब मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइड के ऊपर कॉपी को कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, हु विल टेल मी। जी, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। दिस इज copy at x of n, this is the copy at x of n
माइनस एन, यानी एन के ऊपर जो होता है, तो ये वाला कहाँ पे आनी चाहिए कॉपी, यानी दिस इज एक्चुअली एक्स ऑफ एन माइनस 7 के ऊपर है, बिकॉज 8 पॉइंट DFT लिया हुआ है और हमारे पास जो है वो एक्चुअली 8 पे बननी चाहिए। देखिए ये मैंने गलत बनाया हुआ है, बिकॉज एन के ऊपर रिपीट हो रहा होता है ना, तो एन इज 8, सो 8 के ऊपर ये बन रही होगी कॉपी, 8 से स्टार्ट हो रही होगी। सो वेयर शुड दैट कॉपी स्टार्ट, जो नेगेटिव साइड पे होगी, जल्दी से बताइए मुझे। कोई भी नहीं है, भी कोई के नहीं? ओके तो है तो पूरी क्लास यहाँ पे मौजूद। हाँ जी, रोल नंबर व्हाट 40। नो, रोल नंबर 1। जी जी, ओके वाई ऑफ एन हमारे पास क्या था, y of n was equal to x of n plus x of n minus n plus x of n minus 2n एंड सो फोर्थ। इसकी कॉपीज बन रही है डायरेक्टली एन के ऊपर, और यहाँ पर जो है नेगेटिव साइड पे अगर मैं जाती हूँ तो प्लस एन, यानी एन इक्वल टू माइनस एन के ऊपर है, एन प्लस 2n एंड सो फोर्थ। तो अगर मैं y ऑफ n को प्लॉट करना चाहती हूँ तो एक कॉपी तो मैंने x इक्वल टू n के ऊपर बना ली है, ये कॉपी कहाँ बन रही होगी, what will be minus n here? ओके आप लोग हैं भी कि नहीं है? जी दानिश बताएंगे आप? अच्छा व्हाट इज n इन दिस केस, चलें यही बता दे कोई मुझे। 8 ओके, सो एक कॉपी जो है वो आपके पास प्लस 8 के ऊपर बनी है, तो वेयर शुड बी द नेक्स्ट कॉपी, ये जो नेगेटिव साइड वाली है, माइनस 8 के ऊपर। ठीक है, सो इट मीन्स कि यहाँ से हमारे पास ये कॉपी बन रही होगी 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो फोर्थ। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि अब मेरे पास क्या था, L was equal to 6 and N is equal to 8 and L is greater than, sorry N is greater than L। ठीक है, n इज, ये याद रखें, l इज द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस x ऑफ n, n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि हम DFT में ले रहे हैं। यहाँ पे l ग्रेटर देन l था, n ग्रेटर देन l था, और अब हमें क्या नजर आ रहा है कि अगर मैं सिर्फ सेंटर कॉपी उठा लेती हूँ 0 से लेकर 7 तक वाली, तो मुझे पूरा x ऑफ n वहाँ से वापस मिल जाएगा। लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल, और उसके बाद जाहिर है कि हम रोक देंगे कि लेट्स सपोज कि अब 7 पॉइंट FT के बजाय, DFT के बजाय, L तो 6 ही है, हम DFT जो है वो ले रहे हैं 4 पॉइंट DFT, विच मीन्स कि हम 8 N को 4 कर रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन कि अब मेरे पास जो कॉपी बन रही होगी वो किस तरह की कॉपी होगी, आई विल हैव एक 0 के ऊपर तो वही बन रही है जो है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। दूसरी कॉपी जो बनेगी वो n इक्वल टू 4 के ऊपर बनना शुरू हो जाएगी। सो इट मीन्स कि मेरे पास जो दूसरी कॉपी होगी वो होगी 4 पे, ठीक है, एंड देन 5 के ऊपर इस पे ऐड अप हो जाएगा, क्योंकि 5 के ऊपर ही दूसरी बन रही होगी ना, एंड वी नो कि हमारे पास समेशन से आ रहा होता है, एंड देन हमारे पास जो है वो 6 पे बनेगी, 7 पे बनेगी, 8 पे बनेगी। सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड पे करते हैं तो -4 पे बनेगी। इसका मतलब है कि अब देखें जो 4 पे बन रही है उसकी वजह से ये जो शुरू के कुछ सैंपल्स हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं पिछले सैंपल्स के ऊपर, और जब हमारे पास -4 पे बनेगी तो इसका मतलब है एंड वाले सैंपल्स जो हैं दे वुड आल्सो बी ओवरलैपिंग टू दीज थिंग्स। इसका मतलब ये है कि अब अगर इस केस में मैं 0 से 7 तक के सैंपल्स को उठाती हूँ, मतलब अगर मैं इस केस में जो है वो सिर्फ इतने ही सैंपल्स उठाती हूँ कि जितना n है 0 से 4 तक के उठाती हूँ, ठीक है सैंपल्स, तो इट विल नॉट बी इक्वल टू x ऑफ n। वाई? बिकॉज ऑफ द रीजन कि मेरे पास टाइम एलियासिंग हो गई है, ठीक है। सो व्हाट वी आर एक्चुअली, लेट मी जस्ट
गो ये दोनों के दोनों जो है वो लेट मी गो टू दिस, ठीक है। सो व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूड फ्रॉम हेयर इज कि अगर मेरे पास जो है ये वाला ऊपर वाला जो है, इसको बेशक छोड़ दें, इसको हम कल दोबारा से देख लेंगे, लेकिन हम क्या देखते हैं कि अगर मेरे पास एक्स ऑफ एन फाइनाइट ड्यूरेशन है और मेरे पास जो है इसकी इसकी लेंथ एल है, ठीक है, देन इन दैट केस जो भी मेरे पास उसकी कॉपीज बन रही हैं आईडीएफटी के बाद, देयर इज नो ओवरलैप इफ एन वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पीरियोडिक कॉपी बन रही है उसमें से जब हम सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाली कॉपी ले लें तो हमें एक्स ऑफ एन जो है वो मिल जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर एन को हमने लेस देन एल रखा हुआ है, देन इन दैट केस मेरे पास ये चीज़ होल्ड नहीं करती, बिकॉज इन दैट केस व्हाट एक्चुअली हैपन इज कि वी हैव टाइम एलियसिंग हो रही होती है। अगर आपको याद हो कि हमने जब DTFT किया था तो हम फ्रीक्वेंसी में स्पेक्ट्रम एलियस हो रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम एलियसिंग हो रही है, विच मीन्स के आपके पास टाइम में जो सिग्नल है, जो कॉपी बन रही थी, विच शुड बी, एक यहाँ पे कॉपी बन रही है, एक एन के ऊपर बन रही है, एक इसके ऊपर बन रही है, तो इसके जो सैम्पल्स होंगे दे विल बी ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर। तो उस केस में वी विल नॉट बी गेटिंग द सिग्नल बैक फ्रॉम टेकिंग द सेंटर कॉपी। सो जो चीज़ आपने यहाँ से याद करनी है, टेक होम मैसेज इस वाले जो स्लाइड का है, वो ये कि वी ऑलवेज वांट एन टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एल, ठीक है। अब वी विल सी, कल हम एक और एग्जांपल करके देखेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि शुड वी टेक जस्ट ग्रेटर देन और शुड वी टेक जस्ट इक्वल टू। लेकिन द थिंग इज कि अगर हम n को लेस देन l रखते हैं तो वी विल नॉट बी गेटिंग the original signal back in time domain after doing inverse DFT. Okay, let's stop here.